Hello everyone and welcome to another video in this channel, The Literate Panda. So in this video we'll be discussing about the civil disobedience movement. The civil disobedience movement, as we all know, was a very important movement in the history of the freedom struggle of India, and we'll be discussing how and when did the movement start and certain salient features of it. So let's move forward. So the civil disobedience movement was started by the advent of the Dandi March, which was started by our great, the father of India, of our nation, Mahatma Gandhi, on March 1930. तो बेसिकली जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह से, जो कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के थ्रू से शुरू किया था। जब महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स जो हैं 12 मार्च को वहाँ से निकले थे, मतलब वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। और वो लोग जब 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे तो उतने का जो उन्होंने डिस्टेंस जो तय किया और जो वो मूवमेंट था, जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके वो सॉल्ट लॉ को तोड़ा, तो उसी पीरियड को हम स्टार्ट मानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। एक्चुअली बात ये है कि उस टाइम पे जो नमक था, नमक का कर जो होता है, सॉल्ट टैक्स, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर थी, तो ब्रिटिश एम्पायर एक्चुअली वो सॉल्ट ट्रेड और को कंट्रोल करती थी और उन्हीं के पास मोनोपोली हुआ करता था। ठीक है, तो आज हम जो नमक का पैकेट हम ले रहे हैं, टाटा का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, वो 28 से 30 के बीच में हमें मिलता है बेसिकली। तो एक टाइम पे ये प्राइस और ज़्यादा हुआ करता था जब ब्रिटिश के पास ये मोनोपोली हुआ करता था। तो महात्मा गांधी जो थे वो बहुत एक फार साइटेड इंसान थे। वो उस टाइम पे देख चुके थे कि ये बाहर एक कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में जाके। तो उन्होंने उसी टाइम पे वो नमक सत्याग्रह शुरू किया था, ताकि वो दांडी गए, जाके उन्होंने कर के जो जो कर होता है, नमक कर को तोड़ा। और वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप था हमारे इंडियन मूवमेंट के लिए। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है बेसिकली। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस में एक कंट्री के एक सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो उनके जो रूलर हैं, वो उस रूलर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, नॉन वायलेंट और बहुत ही पीसफुल और डिसेंट प्रोटेस्ट करे बाय सर्टेन मीन्स। जैसे वो उन लॉज को ओबे ना करे, उन डिमांड्स को ओबे ना करे, और जो सरकार की जो नियम नीति है उनको लागू ना करे, उसी को सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। देखिए, इन दो शब्दों को आप तोड़ दीजिए, सिविल और डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस तो सबको पता है क्या होता है, ओबीडियंस का ऑपोजिट, यानी कि आप किसी चीज को डिसोबे कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप एक एज अ सिटीजन आपने सरकार के अगेंस्ट आप रिबेल करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपकी सरकार भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार से जूझ रही है, तो आप एज अ सिटीजन उनके कुछ नियम और कानून को नहीं मानते हो, तो उसी को जो है सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। और हमारे इंडिया के इतिहास में सिविल डिसोबीडियंस का शुरुआत माना जाएगा 12 मार्च 1930 को, जब महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती से निकले थे दांडी के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है इस समय स्लाइड, मतलब अभी इस पार्ट पे हमें जानने के लिए। So here you can see how Mahatma Gandhi and his followers, actually it's a photo just to simplify the video and to present it more pictographically, how Mahatma Gandhi and his followers took the march to Dandi, thereby breaking or abolishing the salt law or the salt tax. देखिए, अब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जानें कि किस तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बैकग्राउंड बना था, या उनका थोड़ा सा कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, वो हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। एंड द फर्स्ट पॉइंट कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में ये था कि उस पॉइंट तक कांग्रेस के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके दो टुकड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे थे। भले ही टोटली प्रोपेगेट नहीं हुए थे, लेकिन दो फैक्शन हो चुके थे इंटरनली। हुआ ये था कि उस टाइम के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस एंड उनके कुछ एक साथी, वो महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के कुछ लॉज से थोड़े परेशान हो गए थे। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी में आपके लाइक माइंडेड लोग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बदल सकते हैं। एंड जिस हिसाब से ब्रिटिश काम कर रही थी, कि ब्रिटिश प्रोमिस कुछ और कर रही थी और उनको फुलफिल नहीं कर रही थी, तो जो ये एक सेक्शन के कांग्रेसमैन हैं, वो बहुत ज़्यादा, यू नो, काइंड ऑफ
बौखला गए थे इस चीज़ से कि हमें ओबीडियंस और नॉन वायलेंस से मिल क्या रहा है। तो वो एक फैक्शन बन गया था जो धीरे-धीरे अब कांग्रेस के नियमों को तोड़ रहा था और अपने तरीके से करना चाहता था। थोड़ा-सा रिवॉल्यूशनाइज़ कर रहा था तो पॉलिसीज़ को। उनमें से सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही उस टाइम पे एक प्रोमिनेंट फिगर थे, जो धीरे-धीरे कांग्रेस की ही पॉलिसीज़ के खिलाफ जा रहे थे क्योंकि उनको महात्मा गांधी के तौर तरीके बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम वाज़ नॉट टू बी अचीव्ड बाय बेगिंग, इट वाज़ टू बी टेकन, टू बी स्नैच्ड। वो छीना जा रहा था और वो छीनना चाहिए था। तो ये था एक फैक्शन। दूसरा फैक्शन था मॉडरेट्स का या आप मान लो जैसे शांत स्वभाव के पॉलिटिशियंस का, जो महात्मा गांधी के तौर तरीकों से सलामती रखते थे, जो एग्री करते थे, जो सहमत देते थे कि हाँ महात्मा गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और उनका जो आइडियाज़ था या जो उनके आइडियाज़ थे उनको वो विलेज लेवल यही ग्राउंड लेवल में जाके रिवोल्यूशनाइज कर रहे थे। वो थे नो चेंजर्स। नो चेंजर्स मतलब वो कांग्रेस के तरीकों में ही यकीन रखते थे और उनको चेंज नहीं होना था। तो ये लोग उस टाइम पे कुछ कुछ देर के लिए इन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर दिया, मतलब पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स से अलग करके जो है ये लोग थोड़े से शांत हो गए और अपना काम गाँव और ऐसे लोकल लेवल में फैलाने लगे। और दांडी मार्च से पहले इसके बैकग्राउंड में एक और ये इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड अर्विन, तो लॉर्ड अर्विन से गांधी जी मिले थे और उन्होंने उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे। तो वो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सारे तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। उनमें से एक था टू रिड्यूस द रेशियो बिटवीन इंडियन रुपी एंड ब्रिटिश स्टर्लिंग। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश का करेंसी था वो था स्टर्लिंग एंड इंडिया का ऑब्वियसली रुपी। तो उस एक रेशियो जो था बहुत ज़्यादा था, उसको रिड्यूस करने की डिमांड की थी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ऑब्वियस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था टू एबॉलिश दी मोनोपोली एंड सॉल्ट टैक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो सरकार का जो नमक के कर पे जो उनका हिस्सा था या जो उनका कब्जा था वो थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड कोस्टल शिपिंग। जो हमारे जो उस टाइम के जो आपके इंडियन टेक्सटाइल्स हैं या फिर मतलब जो आपके बेसिकली हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिपिंग वगैरह थे उनको थोड़ा सा और एनहेंस करना, उनको अच्छे से उनकी ग्रोथ करके प्रोटेक्ट करके उनको थोड़ा सा ग्रोथ उनको और अप ग्रोथ उनको और थोड़ा सा एक पॉजिटिव रेइन्फोर्समेंट करना, उनको थोड़ा सा और अच्छे से रेइन्फोर्स करना ताकि उनकी प्रोडक्शन और बढ़ जाए। ठीक है। उसके वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो आपके कांग्रेसमैन थे या किसी भी पार्टी के थे, जो मतलब प्रतिवाद या आंदोलन करने पे जेल गए थे, तो उनको रिलीज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्टली जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर था उसको 50% से रिड्यूस कर देना, क्योंकि मिलिट्री का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा जा रहा था। एक वार हो चुका था ऑलरेडी यूरोप में, तो उसमें से ना पूरी जो कंट्री की जो वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी धीरे धीरे। तो ये महात्मा गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उन्होंने एरविन को कहा था। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो अभी अभी के लिए बस इतना सिंपल ही रख रहा हूँ। बाद में आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ऐसे आगे देखते रहिए। थैंक यू।